नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं बीए फाइनल का फर्स्ट पेपर, जिसमें लोक निगम के बारे में बहुत सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। लोक निगम क्या होता है, इसकी अर्थ परिभाषा और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे लोक उद्गमों के प्रबंध के संबंध में, लोक निगम के रूप में नवीन प्रबंधकीय संगठन का उदय हुआ है। राफसन ने लोक निगम को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक नवीनता बतलाया है, जहां विभाग कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में रहता है तथा स्वतंत्र निकाय नियामकीय आयोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वहीं लोक निगम की स्थिति इन दोनों के बीच में होती है। यह औद्योगिक कार्यों की सफलतापूर्वक निष्पादन की ऐसी आवश्यकता है जिसमें सरकारी विभागीय संगठन से भिन्न उद्यमी स्वतंत्रता, लोचनशीलता तथा नवीनता से युक्त हैं। इसका उद्देश्य विभाग के समान ही सार्वजनिक कल्याण है। प्रायः सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में देखा गया है कि वे अत्यधिक नियंत्रण, प्रक्रियात्मक जटिलता, उचित मार्ग की बाधा आदि बुराइयों से युक्त होती रही हैं। लोक निगम पूर्ण स्वतंत्रता, स्वायत्तता तथा पूर्ण नियंत्रण के मध्य साम्यक संतुलन को प्राप्त करने का आदर्श उपाय है। क्या है लोक निगम? कि इसमें पूर्ण स्वायत्तता तथा पूर्ण नियंत्रण के मध्य साम्यक एवं संतुलन को प्राप्त करने का एक आदर्श मात्र उपाय है। यह सरकार द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे संगठन हैं जिनको व्यावसायिक निगमों की भांति चलाया जाता है। इसकी परिभाषा कई विद्वानों ने इसकी विभिन्न परिभाषा भी की है। जैसे डी मॉक के शब्दों में, सरकारी निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने तथा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघीय, राज्य अथवा स्थानीय कानून द्वारा की जाती है। दो बातें इसमें आती हैं कि किसी निश्चित व्यापार को चलाने तथा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, और संघीय राज्य और स्थानीय कानून द्वारा की जाती है। और एक रूजवेल्ट के शब्दों में है कि लोक निगम व्यवसाय का आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार के अधिकार तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरणा होती है। और फिक्नर ने कहा है कि निगम ऐसा निकाय है जिसे अनेक व्यक्तियों को एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है। निगम ऐसा निकाय है जिसे अनेक व्यक्तियों को एक व्यक्ति के रूप में करने के लिए स्थापित किया जाता है और उस उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो निगम में व्यावसायिक स्वाधीनता तथा सरकारी नियंत्रण का उचित संतुलन होता है। व्यवसाय का और सरकारी नियंत्रण का, व्यवसाय भी कर सकता है व्यक्ति उससे, और लेकिन सरकार का नियंत्रण रहता है, और इन दोनों में बड़ा संतुलन होता है। आधुनिक किस्म के सरकारी निगम के निर्माण का निहित कारण है कि औद्योगिक तथा वाणिज्य प्रकृति के उद्योगों के प्रबंध में बड़ी मात्रा में स्वाधीनता, साहस और प्रयास बड़ी मात्रा में आवश्यक तथा सतर्कता एवं चौकसी से निगमों को बचाए रखा, जो कि सरकारी विभागों का लक्षण होता है। और पढ़ाते हैं इसमें हम लोक निगम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इससे संबंधित जानकारी देंगे और इससे और भी ज्यादा आपको लोक निगम समझ में आ जाएगा कि क्या है। लोक निगम 20वीं सदी की एक बड़ी प्रशासनीय देन है। इसके आने के बाद में उद्यमों के प्रशासन में व्यापक बदलाव आया है।
इसमें अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त हुआ है। इनका निर्माण विशेष प्रक्रिया द्वारा विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया और विशेष उद्देश्य रहता है तो इनका निर्माण किया जाता है। लोक निगम की बहुत सारी जैसे विशेषता है जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे विशेषता आती है कि विशेष अधिनियम से निर्मित होती हैं ये। तो सरकारी कंपनियों से भिन्न प्रत्येक सार्वजनिक निगम की स्थापना संसद द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम के द्वारा होती है। संसद द्वारा पारित अधिनियम होता है जिसमें इसकी विशेष अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। इस अधिनियम में निगम के उद्देश्य, कार्यों, अधिकारों का व्यापक विवरण होता है। इनके आधार पर ही इन नियमों का संचालन होता है। कार्य और अधिकार का बहुत सारा विवरण इसमें होता है, फिर इनको आगे बढ़ाया जाता है। फिर क्या आता है? सरकार का पूर्ण अधिकार। लोक निगमों पर सरकार का पूर्ण अधिकार होता है। लोक निगम की एक विशेषता भी है, यह एक और विशेषता है कि इस पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सार्वजनिक निगम में कम से कम 91% पूंजी सरकार की होती है। भारत में निगमों में संपूर्ण पूंजी राज्य द्वारा लगाई जाती है। इसके विपरीत ब्रिटेन एवं अमेरिका में 51% पूंजी राज्य द्वारा लगाई जाती है। एक होता है पृथक वैधानिक अस्तित्व। लोक निगमों की स्थापना संसद द्वारा विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। इन सब का पृथक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ये स्वयं विभिन्न संपत्ति का क्रय विक्रय कर लेते हैं। वे स्वयं अनुबंध भी कर सकते हैं। वे दूसरे निगम के ऊपर बात कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर इसके विरुद्ध भी मुकदमा किया जा सकता है। निगम एक वैधानिक संस्था का स्वरूप भी धारण कर सकती है। यदि इससे पर कोई गलत आरोप लगाता है तो यह वैधानिकता का भी रूप धारण कर सकती है। एक होता है स्वतंत्र वित्त व्यवस्था। निगम का जन्म ही सार्वजनिक हित के साथ लाभ प्राप्त करने के लिए होता है। इसके लिए ये वित्तीय सहायता भी प्राप्त करते हैं। अधिनियम में ही वित्त व्यवस्था कर दी जाती है। निगम वित्तीय प्रबंध में पूर्ण स्वतंत्र होता है। वित्तीय चीज में या आर्थिक चीजों में ये स्वतंत्र होता है। स्थापना के समय इसमें लगी पूंजी को देश के बजट में दर्शाया जाता है। देश जब बजट बनता है तो इसका बजट दर्शाया जाता है कि इसमें कितना बजट लगा है, कितना इसमें फायदा है। अधिनियम में यह स्पष्ट होता है कि निगम के लाभ में सरकार का अंश कितना होता है। बजट एवं ऑडिट व्यवस्था से मुक्त। ये बजट और ऑडिट व्यवस्था से भी मुक्त रहता है। लोक निगम के संचालन मंडल में बजट पारित करने की शक्ति पाई जाती है। इसके बजट को संसद में नहीं पारित किया जाता है। इसके द्वारा अर्जित किया गया धन अन्य सरकारी विभागों की तरह कोष में जमा नहीं कराया जाता है। इनका सरकारी विभागों से सामान बजट एवं ऑडिट नहीं कराया जाता है। अपने ऑडिटर स्वयं संचालन मंडल चुनना है, मतलब इनके ऑडिटर स्वयं चुनते हैं। भारत में कुछ का ऑडिट CAG द्वारा भी किया जाता है। कर्मियों प्रबंध नियमों से मुक्त। ये कर्मियों प्रबंध नियमों से भी मुक्त रहता है। लोक निगमों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। उन पर सरकारी सेवा शर्तें लागू नहीं होती हैं। केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होते हैं। वे स्वयं अपने नियम एवं व्यवस्था बनाते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि वे सरकारी सेवा के नियम अपना लेते हैं। वे इन सेवा शर्तों को लागू करने से पहले सरकार की अनुमति भी लेते हैं। फिर आता है उद्देश्य की स्पष्टता। लोक निगमों की स्थापना सामान्यतः एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। पहले भी हमने बताया इसमें कि एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसकी स्थापना की जाती है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनका निर्माण किया जाता है उसको संसद में पारित अधिनियम में स्पष्ट कर दिया जाता है। निगम सदैव उसे पाने का प्रयास करते हैं और जिस उद्देश्य से इनकी स्थापना की जाती है और निगम का सदैव यह कर्तव्य रहता है कि उस तक पहुंच पाए। प्रशासनिक स्वायत्तता। निगम वित्तीय मामलों में ही नहीं प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता रखते हैं।
उनका उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। वे सदैव बाजार एवं हालात के हिसाब के निर्णय करते हैं। कई बार उन्हें तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं जो प्रशासनिक जटिलता में संभव नहीं हो सकता है। फिर आता है सेवा का उद्देश्य। लोक निगम का लक्ष्य लाभ कमाना होता है। यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है, परंतु इसके साथ वे सार्वजनिक हित को नहीं छोड़ते हैं। जिसमें सभी का हित होता है वह ये काम भी नहीं छोड़ते हैं। ये निगम अर्जित लाभों को उपभोक्ता वर्ग के लाभ, निगम के विस्तार तथा मूल्यों को कम करने में करते हैं। फिर आता है संसद एवं कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त। तो ये लोक निगम होता है वह संसद एवं कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहता है। नीति संबंधी विषयों के अतिरिक्त लोक निगम आंतरिक प्रशासन संसदीय एवं कार्यपालिका नियंत्रण से मुक्त रहता है। तो दोस्तों, आपको एक लोक निगम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।